24 जून 1944 की दोपहर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट डेविड पॉप हॉर्नेल अपनी कैथलीन फ्लाइंग बोट उड़ा रहे हैं। वो नॉर्वेजियन समुद्री लहरों के ऊपर सबमरीन रोधी गश्त पर हैं। तभी इंटरकॉम पर पोर्ट गनर पूछता है, पोर्ट साइड पे कुछ दिख रहा है? वो बाईं ओर देखता है और वाकई दूर पर समुद्र में तैरती यू बोट की आकृति साफ नजर आती है। हाँ बिल्कुल। हॉर्नेल एक्शन स्टेशन का अलार्म बजाता है और फ्लाइंग बोट्स दुश्मन की ओर मुड़ जाती हैं। 4 डेप्थ चार्ज हमले के लिए तैयार हैं। नीचे जर्मन यू बोट 1225 में तैनात निगरानी करने वाले आते विमान को देखकर अलार्म बजाते हैं। ओबर लेफ्टिनेंट जुर्सी एंस्ट सारबर्ग एक पल भी नहीं गवाता। पोर्ट की ओर मुड़ो। सबमरीन बचाव के लिए मुड़ती है जब जुड़वा 20 mm तोप और एक अकेली 37 mm फ्लैग तोप कैटेलिना की ओर घुमा दी जाती है। फायर! कैटेलिना 37 mm फ्लैग से हिल जाता है। विमान पहले से ही ढांचे पर हमलों से कांप रहा है। कोल, बेस को रेडियो करो, उन्हें सब बताते रहो, समझ गया? हॉर्नेल रेडियो ऑपरेटर सिडनी कोल को आदेश देता है कि वो बेस को उनका स्थान और स्थिति बताए, लेकिन कोल को पहला संदेश भेजने का मौका मिलने से पहले एक फ्लैग शेल रेडियो कंपार्टमेंट को छेद देता है। शार्पनेल जहाज के ढांचे को चीरते हुए कोल घायल हो जाता है। इसकी बजाय वो दर्द सहता हुआ ट्रांसमिशन चालू कर देता है। उन्हें नहीं पता कि जर्मन हमले से रेडियो पहले ही खराब हो चुका है। हॉर्नेल दुश्मन की ओर गोता लगाता है, जाने बिना कि उनके संदेश बेस तक नहीं पहुंच रहे। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं 20 mm तोपें शामिल होती हैं और ट्रेसर्स चारों ओर फैलते हैं। गोलियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विमान के पतले ढांचे में जगह जगह छेद हो रहे हैं। बिगड़ रही है दोस्तों, डटे रहो। क्रू को झटका महसूस होता है। वो डर जाते हैं कि दाहिने पंख के टुकड़े उखड़ रहे हैं। दाहिने इंजन के पास फ्लैग फटता है और बुरी तरह हिलने लगता है। हॉर्नेल विमान को संभालने की कोशिश में है, लेकिन लगातार हो रहे नुकसान से नियंत्रण रखना कठिन हो रहा है। विमान के अगले हिस्से में फ्रंट गनर अपने जुड़ाव से 303 ब्राउनीज से यू बोट पर गोलियां चलाता है। गोलियां सारबर्ग के चारों ओर बरसती हैं। कैटलीना की गोलियां कॉनिंग टावर की ओर केंद्रित हो जाती हैं। सारबर्ग के लोग मर जाते हैं और बंदूकें शांत हो जाती हैं। तुम सब बंदूकें संभालो, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन आने वाली गोलाबारी सटीक थी। जर्मन हिल भी नहीं पाए। कैटरीना की मशीन गनों ने कॉनिंग टावर तबाह कर दिया। तभी कैटरीना की एक गन जाम हो जाती है। यू बोट कमांडर हमले धीमे होते ही मौके का फायदा उठाता है। हथियार उठाओ अभी। क्रू अपनी पोजीशन लेते हैं और आने वाले कैटरीना पर गोलाबारी शुरू करते हैं। हॉर्नेल का खून ठंडा पड़ जाता है जब वो फिर से देखता है कि गोलियों की दीवार उनकी ओर आ रही है। कैटरीना को फिर से मारा जाता है। जर्मन हमला पंखों और धड़ को चीर देता है। ऊपर से एक चमक आती है और हॉर्नेल ऊपर देखता है कि क्षतिग्रस्त इंजन से आग की लपटें निकल रही हैं। स्टारबोर्ड इंजन में आग लग गई, बंद कर रहा हूँ। दूसरा पायलट इंजन बंद कर देता है, लेकिन ईंधन रिसाव नहीं रुकता। आग का गोला बढ़ता है जैसे विमान दुश्मन सबमरीन की ओर बढ़ता है। सारबर्ग आग के गोले को तेजी से आते देखता है और बचाव के लिए आदेश देता है। पोर्ट की ओर चलो। ऊपर हॉर्नेल पूरी तरह लगा है। सबमरीन को बाएं ओर मुड़ते देख वो भी आखिरी पल में दिशा बदल लेता है और फिर वो डेप्थ चार्ज छोड़ देता है। नीचे सारबर्ग आग के गोले को अपने ऊपर से गुजरते देखता है और अपना भार गिरा रहा है। हे भगवान! डेप्थ चार्ज सबमरीन के चारों ओर पूरी तरह से गिरते हैं। सीधा वार हुआ, सीधा वार। विमान और भी तेजी से हिलने लगता है। हॉर्नेल हवा में घूमते जलते इंजन को देखता है। वो उसे अपने माउंट से अलग होते देखता है। कील और पींछ खुल जाते हैं। ईंधन और इंजन पंख से अलग हो जाता है। हॉर्नेल जानता है कि वो घर नहीं पहुंच पाएंगे। हम नीचे जा रहे हैं दोस्तों, खुद को संभालो। सभी लोग कसकर पकड़ते हैं सिवाय कोल के, जो बार बार SOS सिग्नल भेजता है जब हॉर्नेल लैंडिंग की तैयारी करता है। नीचे समुद्र खराब है पर उनके पास कोई चारा नहीं है। हॉर्नेल कैटलीना को हवा की दिशा में मोड़ता है और उतरने की तैयारी करता है। फ्लोर्स नीचे करके बचे हुए इंजन को धीमा किया जाता है। जैसे जैसे विमान सतह के करीब आता है, लहरें और बड़ी दिखती हैं। टक्कर के लिए तैयार रहो। कोल आखिरी पल तक SOS भेजता है, फिर रुकता है, खुद को टक्कर के लिए कस लेता है। कैटलीना पहली लहर से टकराता है, लेकिन हवा तेज है। तेज हवा विमान को उछालती है और ये 150 फीट हवा में उछलता है। हॉर्नेल नियंत्रण से जूझता है और पल भर में विमान को दूसरी टक्कर के लिए समतल करता है।
वो अगली लहर से फिर टकराता है और विमान एक बार फिर से उछलता है, 50 फीट तक पहुंचता है, इससे पहले कि वो वापस पानी की ओर गिरे। अभी भी जलता हुआ कैटलीना कई लहरों को चीरता हुआ आखिरकार रुक जाता है। बाहर निकलो। हॉर्नेल अपने साथियों को जल्दी से बाहर निकलने को कहता है, किसी भी पल विस्फोट हो सकता है। फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड स्कॉट बाएं हिस्से से एक कश्ती फुलाता है, जबकि साथी इंजीनियर फॉर्नर लॉरेंट दाईं ओर से फुलाता है। तुम लोग चढ़ जाओ, मैं इसे ढकेलूंगा। हॉर्नेल और कुछ आदमी कश्ती को दूर ढकेलने के लिए बर्फीले पानी में कूदते हैं। कोल कश्ती पर चढ़ता है और बचाव के लिए जरूरी सामान को सुरक्षित रखता है जब सभी इसे ढकेलते हैं, लेकिन फिर उसे रेडियो याद आता है। रुको रुको रेडियो। इससे पहले कि हॉर्नेल कुछ समझ पाता कि कॉल ने क्या कहा, वो कैटरीना की तरफ तैरने लगता है। तुम क्या कर रहे हो? हमें रेडियो चाहिए, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं, बहुत देर हो गई है। हॉर्नेल सही था, सभी लोग दर्द भरी नजरों से देखते हैं। कैटरीना जलती हुई पानी में समा जाती है। वो एक दूसरे को कश्ती पर चढ़ने पे मदद करते हैं। अंदर पहले ही पानी भरना शुरू हो चुका है जब वो कश्ती में चढ़ रहे थे। हॉर्नेल हेलमेट से पानी बाहर फेंकता है और तभी कोई चिल्लाता है, कोई गायब है। हॉर्नेल घबरा जाता है और तुरंत किनारे पर आकर सिर गिनता है। सिर्फ 7 लोग हैं, होने तो 8 चाहिए। लॉरेंट कहाँ है? घबराहट से लड़ते हुए हॉर्नेल लहरों के बीच अपने खोए साथी को ढूंढता है। भारी लहरों में कश्ती ऊपर नीचे होती है, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो दूसरी कश्ती की एक झलक देखते हैं, ये भी दूर लहर पर चढ़ रही है। वो रहा। वो तेजी से लहरों को चीरते हुए अपने दोस्त तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कश्ती पर मौजूद लोग इशारे करते हैं जैसे वो अपने दोस्त को उनकी ओर पैडल करते देखते हैं, लेकिन फिर एक और लहर के पार जाते ही वो देखते हैं कि लॉरेंट की कश्ती खाली है। और तेज। वो और कोशिश करते हैं और लॉरेंट तक पहुंचते हैं, जो किसी तरह अपनी कश्ती पर चढ़ गया था। 2 कश्ती होने से राहत महसूस होती है। 2 सदस्य लॉरेंट की कश्ती पर जाने वाले ही थे, लेकिन तभी लॉरेंट की कश्ती फट जाती है और सभी बर्फीले समुद्री पानी में गिर जाते हैं। वो सभी बची हुई कश्ती पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर जगह नहीं बचती। हॉर्नेल 2 लोगों के साथ ठंडे पानी में रहने का निर्णय लेता है। डटे रहो, हमने मदद के लिए संदेश भेजे थे, बचाव दल आता ही होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उनमें से कोई भी नहीं भेजा गया। 3 घंटे तक हॉर्नेल ने बारी बारी लोगों को पानी में और कश्ती पर बैठने का सिलसिला जारी रखा, जिससे हाइपोथर्मिया ना हो। हॉर्नेल ने खुद को सबसे लंबे समय तक पानी में रहने के लिए चुना, पर यह असहनीय था। ताकत खत्म हो रही। हमें चढ़ने का कोई तरीका निकालना होगा। देखो वहाँ। तभी आसमान में एक विमान नजर आता है, एक और कैटलीना। फ्लेयर गन लाओ। फ्लेयर आसमान में जाता है और थोड़ी देर बाद समुद्र में गिर जाता है, लेकिन कैटलीना आगे बढ़ता रहता है। एक और। वो दूसरी फ्लेयर दागते हैं, मगर फिर भी विमान कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। चलो चलो, एक और। तीसरी फ्लेयर आसमान में दागी जाती है। कुछ सेकंड बीतते ही आखिरकार उन्होंने देख लिया। कैटलीना उनकी तरफ मुड़ती है। हमारे पास बचे हुए लोग हैं 63 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। खराब मौसम के कारण उतर नहीं सकते, हमें एक नाव चाहिए। 100 मील दूर सेटलैंड द्वीप से एक बचाव नौका HSL 2507 रवाना होती है। कैटलीना फंसे हुए लोगों के ऊपर चक्कर लगाता है। वो मॉर्स कोड में संदेश भेजते हैं। तेज गति वाली नाव आ रही है, मदद पहुंच रही है। फिर थोड़ी देर बाद संदेश आता है, यू बोट खत्म। सभी जश्न मनाते हैं, शायद अब वो बच जाएंगे। हर लहर चुनौती है, संभालना मुश्किल हो रहा है। एक लहर उनकी कश्ती को पलट देती है और सभी समुद्र में गिर जाते हैं। हॉर्नेल पानी से बाहर आता है, उलझा हुआ। कश्ती हवा में उड़ रही है और उनके साथी चारों ओर बिखरे पड़े हैं। वो कश्ती पकड़कर लोग गिनता है। सब यहाँ हैं। वो भारी लहरों में इसे पलटने में संघर्ष करता है। वो एक दूसरे को चढ़ने में मदद करता है और अपनी स्थिर व्यवस्था को फिर से बनाते हैं। पानी कश्ती में भरने लगता है। बाल्टी के बिना और उनकी ताकत कम होने से छोटी कश्ती नीचे और नीचे तैरती है। कुछ लोग बर्फीले पानी में आधा डूबे हुए हैं। हालत गंभीर है। हॉर्नेल की नजरें धुंधली होने लगती है। सब एक दूसरे से लिपट जाते हैं ताकि गर्मी बनी रहे। लॉरेंट बेहोश होने लगता है। लॉरेंट, जगे रहो प्लीज। लॉरेंट। हॉर्नेल और बाकी लोग उसे होश में रखने के लिए बातें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो चला गया। लोग दुखी हैं। हॉर्नेल लॉरेंट के शव को समुद्र में ढकेलने का मुश्किल फैसला करता है। ऊपर कैटलीना का ईंधन खत्म हो रहा है।
कोई चारा नहीं। ड्रू आखिरी बार उनकी स्थिति बताता है और घर की ओर मुड़ जाता है। कैटलीना को जाते देख सभी की उम्मीदें टूट जाती हैं। वो तूफान में अकेले रह जाते हैं। तभी उन्हें आसमान में कुछ नजर आता है। एक बड़ा विमान है। जैसे ही आसमान में बड़ा बॉम्बर उनकी ओर मुड़ता है, सभी लोग उत्साहित होकर हाथ हिलाने लगते हैं। वो विमान अपने पेड़ से कुछ गिराता है। सभी लोग देखते हैं, वो एक लकड़ी की नाव है, लेकिन तेज हवा नाव को उड़ा ले जाती है और वो लहरों के पीछे गायब हो जाती है। वो लहरों में ऊपर नीचे होते हैं और इसे तैरते हुए देखते हैं 500 गज दूर। चलो तैरते हैं, हम पहुंच सकते हैं। नहीं, ये बहुत दूर है। नमक के पानी से अंधे होने और नाव का कोई अंदाजा ना होने के बावजूद हॉर्नेल खुद को पानी की ओर खींचता है। लोग उसका पीछा करते हैं, उसकी बाहें पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हॉर्नेल विनती करता है, लेकिन उसके लोग जानते हैं कि कोई फायदा नहीं। वो अपनी नाव को दूर जाते हुए देखते रहते हैं। लहरों के ऊपर एक स्पॉटलाइट चमकती है, लोगों को रोशन करती। राहत बचाव नाव आ गई है। संपर्क, हमने उन्हें ढूंढ लिया। 21 घंटों के बाद आखिरकार सभी बचे लोगों को समुद्र से बाहर निकाला गया। कश्ती पर लेटे हॉर्नेल ऊपर देखता है। अपनी धुंधली आंखों से अपने साथियों को बाहर निकलते हुए देखते हैं। उस पर उपलब्धि की भावना छा जाती है और अपनी आखिरी ताकत के साथ वो छोटी सी मुस्कान लाता है। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर कभी नहीं खुलती। रेस्क्यू बोट के नाविक 4 घंटे तक उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। हॉर्नेल की बहादुरी के कारण 5 अन्य लोग जिंदा बचे रहे, युद्ध के बाद जीवित रहे। डेविड अर्नेस्ट हॉर्नेल को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी को सौंपा गया। अपने दिवंगत कमांडर के बारे में सेकंड पायलट डेनोमी ने बाद में कहा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हॉर्नेल के बारे में एक शानदार बात थी। उनकी अद्भुत क्षमता इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त विमान उड़ाने की, खासकर दुश्मन की भयंकर गोलाबारी के बीच। उनकी बहादुरी उन्हें एक महान व्यक्ति बनाती है। किसी के शब्द उनकी वीरता का पूरा वर्णन नहीं कर सकते।